हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याशैल एकेडमी पर। एंड आई वेलकम ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, not world, sorry, across India, but yeah, India is my world, so I can say that I welcome all the defense aspirants across my world. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ग्राफिकल टेक्निक्स। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है इससे पहले एंड दैट इज़ ऑलरेडी पोस्टेड ऑन यूट्यूब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपको गिवन है कि P एंड Q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और P एंड Q उसके रूट्स हैं। देखिए, अब इसमें जो ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शंस में कहीं पर भी Q पर कोई भी कमेंट या जिक्र नहीं किया गया है आपके पर। दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ P हेयर। तो देखो, सबसे पहला थॉट क्या आता है जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमें दो रूट्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, व्हाट वी डू, हम अगर मान लो जैसे P एक रूट दिया हुआ है तो हम P पुट करेंगे इसकी जगह। यही करते हैं ना, सबसे बेसिक तरीका। और Q एक रूट दिया हुआ है तो हम X की जगह Q पुट करेंगे। यही सबसे बेसिक, जैसे बेसिक चलते हैं ना वैसे ही चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मिला 2p² + Q = 0। और इस जो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, अगर मैं देखूँ तो Q तीनों टर्म्स में है यहाँ पे, तो मैंने Q अगर मैं कॉमन लेता हूँ, सो दैट विल बी Q + P + 1 इन द ब्रैकेट। अब देखिए, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है, फैक्टर फॉर्म में आ गया है, तो मैं इससे बोल सकता हूँ Q की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, माइट बी पॉसिबल 0 हो, या Q की वैल्यू -1 - P हो सकती है। देखो, दोनों कंडीशन से। ठीक है, अगर Q 0 है तो P की वैल्यू आ जाएगी 0। अब आप ये मत पूछना कैसे आएगी, एकदम बच्चों वाला सवाल हो जाएगा फिर तो। इतना तो आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने P 0 पुट किया है यहाँ पर, सॉरी Q 0 पुट किया, तो P की वैल्यू आपकी एक वैल्यू आपके पास मिल गई 0। ठीक है, तो आपको देखो P = 1, P = 2, दो ऑप्शन तो आपके यहीं पर शहीद हो गए। ठीक है, 0 वाले दो ही ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, अगर आप Q को -1 - P इधर पुट करोगे तो इट विल बी 2p² -1 - P। थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ इधर, 2p² -1 - P = 0। अब आपने देखा, आपको फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई इधर। इसे फैक्टर बना सकता हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। -2p + P -1, so 2p + 1 will be one factor and P - 1 will be another factor। तो मुझे यहाँ से P की फिर से वैल्यू मिल गई -1/2, एक और वैल्यू, एंड P = 1। सो टोटल मेरे पास P की कितनी वैल्यू आ गई जो इस इक्वेशन में आएंगी, जो मतलब सेटिस्फाई करेंगी। एक P = 0, एक P = -1/2 एंड एक P = 1। सो ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, एक मेंटालिटी क्या होती है, एक प्रिपरेशन, या जो एक बोलते हैं ना कि बिल्कुल भी खुला हुआ माइंड नहीं है। आपने देखा, आपने सबसे पहले देखा कि यार x² है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑप्शन B तो हटा ही दो, ऑप्शन B को एकदम हटा दो, क्योंकि वहाँ तो 3 वैल्यूज़ आ गई P की। और देखिए आप, वही उसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आपसे ये नहीं बोला गया था कि x की वैल्यू फाइंड करिए कौन कौन सी है, आपको कंडीशन दी गई है कि P की कौन कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ये सबसे बच्चों वाला सवाल, NCERT की बुक में भी दिया रहता है। ये इतना छोटंकू सवाल है और बहुत इजी भी है।
क्या करते हैं, कुछ हम टीचर्स वगैरह इसकी ट्रिक भी बताते हैं कि आप अगर 1 का डिफरेंस है, जैसे 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं आप, अगर प्लस हो रहा है तो बड़ी नंबर, ये सब ठीक है, करने के तरीके हैं जो भी है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप CDS में अपीयर हो रहे हैं या और कोई भी डिफेंस वाला एग्ज़ाम है, तो उसमें यार सफिशिएंट टाइम होता है आपके पास चीज़ें अटेम्प्ट करने के लिए। वो बैंक का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको एकदम रेलगाड़ी चलानी है और बहुत फास्ट अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं है। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर भी लेंगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर द रिटन पार्ट, वो बात की लेटर स्टेजेस में कुछ भी हो जो भी है, ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, 6 + √6 + √6 + √6। सो व्हाट वी डू, अब एक तो चलो ये होता है कि तुक्के मारने वाला इंसान जिसको पता है कि मुझे अगर मान लो पता है कि √6 की वैल्यू समवॉट 2.9 समथिंग होती है, समवॉट, ठीक है, वो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब उसको निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 2.9 समथिंग इसकी वैल्यू है, तो मुझे पता है ये √2.9 मतलब इसके अंदर ये वाली वैल्यू 2.9 है और बाहर 2.9 है जो ऐड हो रहा है, ठीक है। 2.9 समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू जो अंडर रूट में 2.9 में आ रही है, तो दैट विल बी, देखो 2.5 तो नहीं हो सकती अगर आपको यही वैल्यू पता है, ठीक है। 4 विल बी वेरी टफ टू रीच, वो आपको समझ आएगा अभी जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इधर 3.5 या 3 अगर आपको गेस करना है, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, और बाकी अगर सॉल्व करना है तो गो बाय द बुक, ठीक है। आपने x को लिया, इस पूरे रूट को कंसिडर कर लिया x, तो आप देखोगे आपके सामने 6 प्लस वो रूट फिर से जो रिपीट हो रहा है, इसको भी मैंने x लिख लिया, इस पूरी वैल्यू को x लिख लिया और इसको भी, दोनों साइड स्क्वायर, बचपन से जो करते आ रहे हैं, ठीक है। x² - x - 6 = 0, x² - 3x + 2x - 6 = 0। फैक्टर कैसे बनाते हैं ये तो अगर आपको सीखना पड़ेगा तो आप शायद कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको ये भी सीखना पड़ेगा तो, और नहीं सीखना है तब अच्छा है। रियलिटी थोड़ी सी बुरी होती है लेकिन अच्छी होती है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो ये आया x - 3, इधर से +2 कॉमन लिया तो आया x - 3, x + 2 x - 3। जो लोग जानते हैं रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, उनको पता है कि रूट के अंदर कभी भी आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो x = -2 वाला जो फैक्टर है कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दीजिए आप, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई 3, और 2.9 समथिंग बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी होती जा रही है आगे वैल्यू, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं इस चैप्टर के, इससे ज़्यादा इजी सवाल नहीं आएंगे। आप होपफुली देखो, मैं CDS का तो श्योरली बोल सकता हूँ कि अगर उन्होंने दूसरे चैप्टर्स बहुत टफ दे दिए होंगे आपको, तब वो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस डालेंगे, वरना उनको भी पता है कि ये बच्चा NCERT की बुक में भी प्रैक्टिस करता है, ये नहीं पूछना है, ठीक है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है आपको इतनी विजुअलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ कैसे लिखी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही स्टेप था, ये आपने लिख लिया तो एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड इन दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a मल्टीप्लाइड बाई b - c x², b मल्टीप्लाइड बाई c - a x प्लस c इंटू a - b = 0, ठीक है, एंड दे आर गिवन इक्वल। ये कीवर्ड है यहाँ पे क्वेश्चन में भी, अगर आप ये चीज़ देखो तो तुरंत इसको क्या करो, मार्क, जस्ट मार्क इट, क्योंकि यहीं से आपका आंसर मिलेगा। लेकिन पूछ क्या लिया ये, देन a b c आर इन AP GP HP या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, C and D मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इसके लिए आपको AP पता होना चाहिए, AP क्या है। सो व्हाट इज़ AP?
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मैथ्स में तो नहीं आएगा। AP इज़ योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP इज़ योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP इज़ योर हिमाचल प्रदेश, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबको पता रहता है, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं एक बहुत सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने 1 2 3 4 और किसी भी, मान लो ये तो इन्फिनिटी तक नहीं है, मैंने मान लो 100 तक ले लिया। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस है। इफ़ यू टुक एनी टू नंबर्स और उनके बीच का आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, मतलब हर एक AP में नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर है। GP में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो जैसे यहाँ 1 है, लेट्स से मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 16, इसको किया 64। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो रहता है ना, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। देखो एक प्रोग्रेशन क्या होती है, जब आप AP को उल्टा कर दो, जैसे 1/1, 1/2, 1/3, इसको मैंने उल्टा किया है 1/4, तो ये होती है आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और हार्मोनिक मीन क्या होता है, यहाँ तो कॉमन रेशियो सेम होता है। जैसे मान लो आपको कोई भी 3 नंबर्स दिए हुए हैं A B C, अगर ये आपको ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो आपका जो बीच वाला नंबर होता है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहे तो भी कोई बात नहीं। ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, अब ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें आंसर ही आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा। बताने का रीज़न है ना, हर चीज़ का रीज़न होता है, ऐसे ही नहीं होता कुछ भी, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। अगर AP में होता तो क्या कंडीशन आती, अगर 3 नंबर AP में होंगे तो B माइनस A वुड बी इक्वल टू C माइनस B, तो A प्लस C बाई 2 विल बी इक्वल टू B। ये तो AP की कंडीशन हो जाती, ठीक है। लेकिन अभी हमें देखना है, हमें कंडीशन तो कुछ भी गिवन नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन शायद NCERT में भी है, लेकिन शायद क्लास 11th में है, जितना मुझे पता है। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कि आप बोलो कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हम तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, रूट्स अगर इक्वल हैं तो क्या कंडीशन होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है कैपिटल D विच इज़ B² - 4AC स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला, वो किसके इक्वल होता है, 0 के है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में। और ABC में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो हाँ, आपको ये कीवर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा, द रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स आपके इक्वल होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसको यहीं रहने देता हूँ, ठीक है, जब रूट्स आपके इक्वल होते हैं तब कौन सी कंडीशन होती है, द डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0। आप इसको कंपेयर करोगे AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, सबसे पहले B² B की जगह क्या लिखा हुआ है, B मल्टीप्लाइड बाय C माइनस है। देखो B² B मल्टीप्लाइड बाय C माइनस है होल स्क्वायर, मैंने B² कर दिया, -4 इंटू A मल्टीप्लाइड बाय B माइनस C इंटू C विच इज़ C मल्टीप्लाइड बाय A माइनस B। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है, यही तो है ना, इक्वल रूट्स में क्या होता है, द डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। और अगर ऐसा है तो आपके पास ये रिलेशन है, इसको ही आप यूज़ करोगे और ABC में कोई रिलेशन लेके आओगे जो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हमने किया इधर होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, बहुत बड़ा मैजिक नहीं है होल स्क्वायर करना, इट्स अ वेरी स्मॉल टास्क। ठीक है, C² प्लस A² माइनस 2AC। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। -4
इंटू ए इंटू सी, मैंने 4a और c को एक जगह ले लिया, 4ac ब्रैकेट में b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, परफेक्ट। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर। एक बार हट जाता हूँ, देख लीजिए क्या किया है मैंने। होल स्क्वायर ओपन किया और b को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया और कुछ भी स्पेशल नहीं किया इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको अंदर वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -4ac, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ अभी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 4ac b मल्टीप्लाइड बाय a क्या हो जाएगा, ab, b मल्टीप्लाइड बाय b माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस bc। अगर इसमें कोई भी कैसा भी डाउट हो तो इसको यहीं पे पॉज करके देख लेना, यहीं पॉज कर लो, यहीं इसका पोस्टमार्टम कर दो, यहीं समझ लो अच्छे से, बात के लिए नहीं। देखो मैं आपके एकदम बगल में आके समझा रहा हूँ। सॉरी, फोकस पॉइंट चेंज हो रहा है, वहीं जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी। ठीक है, सो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टर्म कैसे आए। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज़, -2ac बी स्क्वायर माइनस, देखो बाहर माइनस अंदर प्लस, 4a स्क्वायर bc। ठीक है, नेक्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, 4ac बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो ac यहाँ पर है तो दिस विल बी 4a स्क्वायर सी स्क्वायर एंड लास्ट विल बी -4ab सी स्क्वायर एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल्स टू 0। देखिए एक बार समझिए इसको, कुछ आइडेंटिटी टाइप का कुछ भी नज़र अगर आना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपका दिमाग थोड़ा बहुत तो चलता है, और अगर नहीं चलता तो टाइम के साथ चलने लगेगा, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं हो रहा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं हो रहा, 2ac बी स्क्वायर प्लस 4ac बी स्क्वायर, देखो ये दो टर्म्स, तो चलो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इन दोनों मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, आ गया +2ac बी स्क्वायर। नेक्स्ट 4a स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, नाइस टर्म में है, नाइस टर्म में है, -4a स्क्वायर बी सी -4abc प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। मैंने इसको आगे पीछे लिख लिया। ठीक है, ये -4abc को मैंने यहाँ लिख लिया एंड 4a स्क्वायर, सॉरी ये रहा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को यहीं रहने दिया। अब देखिए, अब क्या कोई आइडेंटिटी का फॉर्म दिख रहा है इसमें आपको, कोई भी? BC और AB, क्या ये ऐसा नहीं है, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, देखो BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस 2BC इंटू AB विच विल बी 2B स्क्वायर AC माइनस, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है B स्क्वायर BC का होल स्क्वायर, यहाँ पर है BA का होल स्क्वायर, ये जो टर्म है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2ac का होल स्क्वायर। बस यही है समझने वाला पार्ट इसमें, अगर आपको समझ आ जाए
क्वेश्चन यहीं ख़त्म है, कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, BC प्लस AB माइनस 2AC, क्योंकि मैं देख रहा हूँ C वाले जितने भी टर्म है वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, और जहाँ BC और AB वाले टर्म है इसको मैं ऐसे लिख लूँ 2AB इंटू BC। इस वाले टर्म को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे मैंने 2AC लिया तो माइनस 2AC और साथ में क्या है AB। देखो ये वाला जो AB था, और इस वाले टर्म को आई रोट माइनस Z का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको क्लियरली दिखेगा ये कि ये AB प्लस BC माइनस 2AC का होल स्क्वायर है। हाँ, थोड़ा सा टफ सवाल है, स्टार्टिंग वाले 2 इजी भी तो मिले थे, हर चीज़ आपको इतना इजीली नहीं मिलेगी, थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट हाँ आपका दिमाग ट्रेन होगा इन क्वेश्चन से। ठीक है, जब मैंने देखा इसका ये होल स्क्वायर है, बस क्वेश्चन यहाँ सॉल्व। आपको ये कंडीशन क्या रखना है, 0 के इक्वल, मतलब AB प्लस BC इज़ इक्वल्स टू 2AC। ठीक है, इसमें से B कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा A प्लस C 2AC। तो आपकी B की वैल्यू क्या आई, 2AC अपॉन A प्लस C। और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है जो मैंने पहले भी बताया था, इट मीन्स दैट योर इक्वेशन इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ना AP है ना GP है, और कैन नॉट डिटरमाइंड वाला ऑप्शन तो वो लोग बता ही चुके हैं जो पहले ही हथियार डाल चुके हैं। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, समझने के लिए सीखने के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इसमें आपके अलजेब्रा के दूसरे कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए पूरा यूज़ करना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं थोड़े आसान सवाल की तरफ जहां आप थोड़ा इजीली ब्रीथ कर पाओ। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, उसके कितने रूट्स होंगे। एक इंटेलिजेंट बच्चा आएगा, कहेगा सर एलसीएम ले लीजिए, इधर भी एलसीएम ले लीजिए। लेट्स डू इट सर, एलसीएम लेके सारे आंसर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इतना ही आसान ये सवाल होता कि आप एलसीएम लो और फैक्टराइज करो, मतलब आसान क्या, आसान तो अभी भी है, मतलब मूर्ख लोगों के लिए है ये एलसीएम लेने वाला, ये दिया ही इसलिए इस तरह से। ठीक है, अगर आप इसको दूर से ऐसे विजुअली देखो, आप देखोगे कि यार ये जो 2/x-1 है और ये 2/x-1 जो है ये क्या है, आपस में इक्वल, और इक्वल पार्ट को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2/x-1 आपके सामने 2/x-1 है, इसको आप कैंसिल कर दो, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों सेम है। इसको सॉल्व करने से आपके पास x की वैल्यू आ रही है 1। क्या x की वैल्यू इधर वैलिड है? आपके सामने लिखा हुआ है 2/x-1, एक फ्रैक्शन लिखा है। आप दुनिया में कोई भी वैल्यू यूज़ कर लो x की, बस 1 यूज़ नहीं कर सकते, वो आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगा फिर, जो कि डिफाइंड नहीं होता। तो एक ही ऐसी वैल्यू है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और वही हमारे फ्रैक्शन की कंडीशन को पूरा तहस नहस कर दे रही है। तो क्या कोई वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? इज़ देयर एनी वैल्यू? बोलेगा भी कौन, मैं ही अकेला हूँ। नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्यों? उसका रीज़न है ये फ्रैक्शन वाला पार्ट जो कैंसिल हो रहा है। कैंसिल तो करना है, लेकिन कैंसिल करते ही साथ यहाँ पे तुरंत लिख देना है कि x 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब x 1 के बराबर भी नहीं हो सकता और 1 के बराबर नहीं हो सकता और 1 के बराबर भी है। ऐसी कंडीशन में क्या है कि ऐसी कोई इक्वेशन, ऐसी कोई वैल्यू x की होगी ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
या नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूट जो है दूसरे रूट का डबल है। ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको तो लगा देनी चाहिए दौड़ कि ये इतना छोटा सवाल है, ABC में कुछ रिलेशन निकालना है, ABC में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एक रूट अगर मान लो अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, 2 अल्फ़ा, डबल, ट्वाइस दी अदर, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। दो कंडीशन, एक बच्चे से छोटे से छोटा बच्चा भी यही करेगा सबसे पहले, उसको भी अगर आप दिखा दोगे, भले ही वो ये आंसर ना निकाल पाए, पर एटलीस्ट ये तो सबके स्कूप में है यहाँ पर, ठीक है। 3 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -b/a। एक रूट हमें मिला -b/3a, अल्फ़ा की वैल्यू मिली, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c/a। अभी भी नहीं दिख रहा, क्या करना है, जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हेयर। ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है 2 टाइम्स अल्फ़ा का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा b²/9a² c/a, ठीक है। एक ए से एक कैंसिल कर सकते हो आप, b² की वैल्यू क्या आ गई, 9ac/2, और अगर 2 को ना ले जाना चाहो, मुझे दिख रहा है 2b² दैट इज़ 9ac। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। अभी इजी क्वेश्चन हैं ये, थोड़े बहुत समझ भी आ रहे होंगे, समझ तो सारे आएंगे ऐसी बात नहीं है, बट हाँ सॉल्यूशन इनका बहुत इजी है, कोई भी बहुत ऐसा टिपिकल पार्ट नहीं है समझने वाला। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड वी गॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बना रहा था, ठीक है, बना क्या रहा था, प्रीवियस ईयर्स में से उठा रहा था, तो मैंने देखा एक मुझे ये क्वेश्चन दिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर वाला, एंड आई थॉट कि बीच बीच में मिसलेनियस क्वेश्चन करना भी अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो GIF क्या होता है, व्हाट इज़ GIF, वो व्हाट्सएप वाला GIF नहीं, ठीक है, मैथमेटिक्स वाला GIF, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या वैल्यू, देखो इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, इफ़, जो ब्रैकेट, ये वो वाला ब्रैकेट नहीं है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, इफ़ ग्रेटेस्ट GIF ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो आप GIF निकाल रहे हो 2.5 का, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हो, तो वो या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो आप ऐसे याद रखो कि जैसे मान लो 2.5 का आप GIF निकाल रहे हो तो वैल्यू विल बी 2, आप 2.9 का भी निकालो, 2.99999, इस वैल्यू का भी अगर आप GIF निकालोगे तो क्या होगी 2, लेकिन अगर आप 3 का GIF निकाल रहे हो तो वो होगा 3। मान लीजिए आप 3.1 का GIF निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा 3, फिर से ऐसे ही टिल 3.9 तक चलेगा, 999 तक 3। समझ रहे हैं क्या होता है GIF, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, मैं देख रहा हूँ 1/3, दिस विल लाई बिटवीन 0 and 1, तो इसका GIF जब भी आप निकालोगे 0 ही आएगा। कब तक 0 आएगा, जब तक ये 1 से बड़ा नहीं हो जाता, जब तक ये नंबर 1 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक। अब मैं देखूं जस्ट इसका जो सेकंड टर्म है 1/3 में अगर आप 2/3 ऐड करोगे तब जाके ये नंबर कहीं से 1 बनेगी, उसके बाद इस GIF की वैल्यू 1 आना शुरू होगी, वरना तब तक 0 ही आती रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं 99, दिस विल बी 33 into 3, दिस विल बी 33 into 2,
तो 1 प्लस देखो 1/3 प्लस 1/99 से लेके कब तक, जब तक 66/99 नहीं आ जाता। इससे पहले वाली सारी वैल्यूज़ क्या है, 0, क्योंकि उनका सम क्या है, 1 से छोटा है। अब जब कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसका GIF क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, 1 नहीं आ सकता। ठीक है, या तो उससे छोटा है या उससे इक्वल है, और इंटीजर ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, वो राउंड ऑफ नहीं होता है इसमें, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना। जैसे 4.1 का GIF अगर आप निकालोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, 4.9 का निकालोगे तो 5 नहीं आ सकता, 4 ही आएगा। ठीक है, तो जब तक 66 वाला टर्म नहीं आ जाता वहाँ तक तो इसकी वैल्यू क्या है, 0, 0। ठीक है, 66 के बाद कब तक इसकी वैल्यू 1 आती रहेगी, जब तक ये पूरा ब्रैकेट 2 नहीं हो जाएगा। 2 कब होगा, क्वेश्चन आता है ना कि कब 2 हो सकता है, जस्ट कब पॉसिबल है, कि 1। तो 66 के आगे वाले टर्म जितने हैं सब 1 1 देते रहेंगे। ठीक है, 99 के डबल तक, 99 के डबल तक ये वैल्यू 1 आती रहेगी, और 99 के डबल होता है 198। मतलब 99 के डबल तक ये ऊपर वाला न्यूमरेटर 198 कब बनेगा, आप 198 में से 33 सब्ट्रैक्ट करके देख लो। सो दिस विल बी 5, 165, मतलब 164 तक ऑलमोस्ट। तो आपकी जो स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वाली वैल्यू है वो तो 0 ही चल रही है इसमें, जब तक आपका 1 से छोटा चल रहा है। तो 66/99, 1 से देखो, अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूं कि यहाँ से चलना आप स्टार्ट करोगे, और जब तक आपका 1/3 प्लस 66/99 नहीं आ जाता तब तक, जस्ट उससे पहले तक उसकी वैल्यू क्या है, 0। यहाँ से उसकी वैल्यू 1 आना स्टार्ट होगी, मतलब 1/3 प्लस 67/99 भी होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और कब तक आती रहेगी, जब तक ये ऊपर न्यूमरेटर 198 नहीं बन जाता। ठीक है, सो 165 से आपकी वैल्यू 2 आना स्टार्ट होगी जब यहाँ ऊपर 165 आएगा। ठीक है, उससे पहले तक क्या चलेगी आपकी वैल्यू, 1। अब देखिए इधर 1/3 1 से छोटा है, इसकी वैल्यू आएगी 0। ये भी 1 से छोटा है, इसकी भी 0। ऐसे कब तक 0 आती रहेगी, जब तक 1/3 को 2/3 नहीं मिलेगा। मतलब ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब तक 2/3 नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू 1 आएगी नहीं। और ये 2/3 कब होगा, मैं क्लियरली देख सकता हूँ 66/99 पर ये वैल्यू 2/3 होगी। तो जब तक 60, जब आपका 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/99, इसका भी GIF 0, सेकेंड वाले का भी 0, उसके बाद भी 0, उसके बाद भी 0, कब तक 0 चलता रहेगा, जब तक आपका 1/3 प्लस 65/99 आ रहेगा तब तक 0 चलता रहेगा। जैसे ही ये 1/3 प्लस 66/99 हो जाएगा, वहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1। ये ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू तब तक आएगी 1 जब तक ये कंप्लीट 2 नहीं बन जाता। कंप्लीट 2 कब बनेगा ये, जब यहाँ पर ऊपर, जैसे इसका आप LCM लो 33 प्लस 66/99, तो ऊपर 99 का डबल मतलब 198 जब तक नहीं आएगा तब तक ये वैल्यू 2 नहीं बनेगी। 164/99 जब तक आपका चलेगा 1/3 के साथ, तब तक इसकी वैल्यू 1 आती रहेगी। 66/99 से 164/99, तो कितने टर्म्स हैं, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 98 प्लस 1, ये आ गया 99। 99 ऐसे टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। एक बार देख लें, टर्म्स हो गए, 99 हमें मिल गया। अब 165 से 198 के बीच में कितने टर्म्स हैं, देखो 198 माइनस 165 प्लस 1 टर्म्स, तो 34 टर्म्स। तो 34 टर्म्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू क्या आएगी, 2। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालो 68, तो 60 जो 164 के आगे वाले टर्म्स हैं उनकी वैल्यू 2222 आती रहेगी। ठीक है,
और जो 164 से पहले वाले टर्म है 65 से स्टार्ट होने वाले, उनकी वैल्यू आएगी 1, वो थे 99 वो थे, 68 ये है, दोनों को आप ऐड करोगे 167, आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सोच समझ के करना है, क्वाड्रेटिक का सवाल नहीं है बट हाँ लेकिन अच्छा है, इट्स गुड, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है, और जिनको नहीं पता है GIF उनके लिए तो समझना इम्पोर्टेंट है ही। इसमें नहीं पढ़ेंगे तो किसी और चैप्टर में पढ़ लेंगे, बट हाँ पता तो चलेगा आपको। समझ आया कि नहीं आया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हट जाता हूँ लो फ्रेम से थोड़ा सा, इसको आप देख लो कि क्या किया है। फिर से बता देता हूँ, 1/3 से 1/3 में जब तक 2/3 ऐड नहीं होगा तब तक 1 नहीं बनेगा। जब तक 1 से छोटी वैल्यू होगी उसका GIF 0 ही आता रहेगा। फर्स्ट टाइम 1 कब आएगा? जब 66/99 ऐड होगा। फर्स्ट टाइम ये आया 1, और कब तक 1 आएगा? जब तक 2 नहीं बन जाता। 2 कब बनेगा? जब ऊपर 198 होगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो पता चला मुझे 165 होना चाहिए 2 बनाने के लिए। तो जब तक 164/99 वाला टर्म आएगा तब तक 1 ही आता रहेगा। 165 वाले से फिर स्टार्ट होगी वैल्यू 2 GIF की। सो 165 से 198 के बीच में 33 + 1 टर्म्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू आएगी 2। तो उसकी वैल्यू निकाली मैंने 68, ऐड कर दिया 99 में, एंड वी गॉट आवर आंसर 167। इसमें ऑप्शन थे लेकिन मैंने हटा दिए, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन स्कूल लाइफ में हमारे सामने आता था, हम क्या करते थे? व्हाट वी यूज्ड टू डू, हमने 1/x को एक और वेरिएबल मान लेते थे, 1/y को एक और वेरिएबल मान लिया, फिर ये इक्वेशन हो जाती थी m + n 3/2, और ये हो जाती थी m² + n² 5/4। और फिर क्या होता था, m की वैल्यू एक जगह से n के टर्म्स में वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके साथ ही खेलते रहो। लेकिन ये क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन का। क्यों? मुझे पता है, देखो 3/2 इज़ व्हाट? 1 होल 1/2, मतलब 1 में अगर 1/2 में ऐड करूँ, ये जस्ट ट्राई दे रहा हूँ मैं, ट्राई, हिट एंड ट्राई जो मेथड होता है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, पहले ही कुछ इनिशियल नंबर्स में 1, 2 इन सब में आपको आंसर मिल जाते हैं उन क्वेश्चंस के। जैसे मैंने देखा, अगर मान लो 1/x मेरा हो जाए 1 और 1/y हो जाए 1/2, तो क्या ये 3/2 बनेगा? हो सकता है। क्यों ना मैं इसको इधर भी रख के देखूं। अगर 1/x मेरा 1 हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर विच विल बी 1/4, और जब मैंने इसको किया तो ये आया 5/4। जैसे ही मैंने देखा कि यार 1 और 1/2 मानने पे मेरी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो x की वैल्यू चाहे आप 2 ले लो तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, या x की वैल्यू 1 ले लो तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। दोनों में से कोई सा भी सेट ले लो, कुछ भी, या तो 2,1 इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो आप, या 1,2, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। और बाकी जो लंबा वाला मेथड है वो तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो कुछ डिफरेंट है ही नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा देख के ऑब्जर्वेशन वाला है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे आप बताइए। इफ 13x + 17y = 643, ठीक है, 13x + 17y = 643, where x and y are natural numbers, what is the value of 2 times the product of x, y? इसकी वैल्यू पूछिए। क्वाड्रेटिक का तो क्वेश्चन नहीं है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर कोई इंसान थोड़ा सा दिमाग से सोचे कि बेसिक रीजनिंग पूछी गई है इसमें, और कुछ भी नहीं पूछा गया। क्यों ना हम 13x को एक 13 का मल्टीपल कंसिडर करें कि 13x क्या है, 13 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर एंड 17 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर गिव्स 643 व्हेन दे आर एडेड, जब दोनों को आप ऐड कर रहे हो।
हम x और y की क्या वैल्यू आप देखो, अगर आप x को 0 लेते हो, 0 भी ना लो, चलो x को 1 लेते हो, मतलब 13 मल्टीप्लाई सम 1, 11, 21, 31 ऐसे मल्टीपल लिया, तब लास्ट में मेरा यूनिट प्लेस पे आ रहा है 0, लेकिन मुझे चाहिए 3, तो दोनों को 1 और 1 तो नहीं ले सकते, तो दोनों ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते कि एक मल्टीपल 11 हो जाए, एक 21 हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो क्या समझाना चाहता हूँ? अब आप देखो, अगर आप x को 1 पुट करते हो 13 और y को 2 पुट करते हो 34, मैंने देखा यूनिट प्लेस पे क्या आया 7, किसी काम का नहीं। x को अगर 2 लिया, y को लिया 1, 26, 17, देखो यूनिट प्लेस पे आया 3। इट इज़ पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। x को अगर 2 लिया, मतलब 13 का ऐसा मल्टीपल लिया, जैसे 13 2 ज़ा 13 12 टाइम्स, 13 22 टाइम्स ऐसे, तो यूनिट प्लेस पे 3 तो आ रहा है कहीं ना कहीं से। छोटी नंबर तो नहीं है, 10 तक के मल्टीपल में तो ये आएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। 130 170 कहाँ से। 20 का अगर आप देखो, 20 के मल्टीपल्स में ये 260 है, इसका भी 20 का मल्टीपल्स देखो तो ये 340 है। 600 के अराउंड हमारी गाड़ी जा रही है इस केस में। तो हाँ, अब मुझे पता चल रहा है कि 13 का जो मल्टीपल होगा दैट विल बी 20 की लाइन में, और 17 में भी ऐसा होगा। अब आप नंबर सोचिए, देखिए किसको 1 लेना है, किसको 22 लेना है, क्योंकि जब तक आप वो सोच नहीं सकते 13 इंटू 22 और 17 इंटू 21, ठीक है, 20s के मल्टीपल में एक को 2 लेना ज़रूरी है। 17 357 इंटू 13 286, और जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो यस आई एम गेटिंग 643 अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू क्या हो गई 22, y की वैल्यू 21। तो आपसे क्या पूछा गया है, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, so 2 इंटू 22 इंटू 21, दैट्स इट। अब जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर। 2 इंटू 22 इंटू 21, 44 इंटू 21, 440, 440, 880, 924, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 924। 2 टाइम्स ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। कोई सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल था, एक इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल थे, आप कोई स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते थे। यही एक तरीका था कि आपको मल्टीपल देखना था और उस हिसाब से एज्यूम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यार ये है तो सवाल बहुत इजी, लेकिन मेहनत है बस, और कुछ भी नहीं है। क्या करोगे आप इसमें? और इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, क्या किया हमने, इसको अज्यूम कर लिया, इसको y के इक्वल मान लिया, दिस विल बी अंडर रूट x प्लस वाई, ठीक है। जो चीज़ कंटिन्यू रिपीट हो रही है उसको हमने y मान लिया, तो ये y और इसके बाहर भी y। स्क्वायर किया दोनों साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में, y के टर्म में। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो धराचार्य फॉर्मूला है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो लगा दो। क्या होगी y की वैल्यू, माइनस बी माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए विच इज़ 1 इंटू सी विच इज़ -x। यही समझना है बस, इसमें यही स्टेप है, दैट्स इट, अपॉन 2a 2 इंटू 1। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4x
अपॉन 2। देखो मुझे साफ दिख रहा है ऑप्शन बी। माइनस वाला तो टर्म इसमें दिया नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे। जो ऑप्शंस गिवन है उसमें मुझे साफ आंसर दिख गया, बी विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं है बहुत। अब इसमें वो ट्रिक नहीं चलेंगी कि 1 का डिफरेंस है, बड़ा नंबर उसका आंसर होगा, माइनस है तो छोटा नंबर उसका आंसर होगा, ये करना ही नहीं है। 3 लाइन ही तो है यार, 3 लाइन लिखने में कितना टाइम लगता है। सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड और बिना ग्राफ के भी कर सकते हो, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। एक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। कौन सी चीज़, कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा रिजल्ट आप श्योर शॉट बोल सकते हो, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, फॉर ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0, ये है इस क्वेश्चन का हिंट। जब ए बी 0 से छोटा है तो ए स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। ए बी दोनों नेगेटिव है तो ए इंटू बी ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। बी स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका एक्सप्रेशन है हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। कुछ भी नहीं करना था, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए। 2 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव, किसी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव या 0 जो भी होता है। ठीक है, लेकिन ए और बी आपको 0 नहीं दिए गए हैं तो ये आपका कहीं से भी 0 तो नहीं आ सकता, 0 से बड़ा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कितने हो सकते हैं रियल रूट्स? एक समझदार इंसान क्या करेगा, सर ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या ज़रूरी है, कॉमन सेंस। ठीक है, 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। 3 नंबर्स का जो स्क्वायर है वो 0 कब आ सकता है, बताइए। 3 नंबर्स का स्क्वायर 0 कब आ सकता है, जब तीनों नंबर्स 0 हों। इसके अलावा कोई कंडीशन है ही नहीं। अगर मैं लिख रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होना है, ये तभी पॉसिबल है जब ए भी 0 हो, बी भी 0 हो, देन ओनली दिस इज़ पॉसिबल। तो ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब x 0 है। ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब x माइनस 1 है। ये 0 कब पॉसिबल है, जब x इक्वल्स टू 2 है। x की एक ऐसी कोई कॉमन वैल्यू आ ही नहीं रही है जो एक वैल्यू पुट करें और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे, तो स्क्वायर निकालने का, सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट में जाके आप क्या देखोगे कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही होगी उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा होगा। तो तब तक करना ही क्यों, वहाँ तक जाना ही क्यों, उससे पहले ही पता चल रहा है कि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, रियल सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब वो नंबर ही 0 हो इनसाइड दैट ब्रैकेट, वरना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। ये ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही ट्रिकी है, ज़्यादा कुछ होनी है। बीच में आपको मॉड्यूलस दे रखा है। इसमें मॉड क्या करता है, मॉड का क्या फंक्शन होता है, मॉड वो दोस्त है, ठीक है, कि अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको तो पॉजिटिव रहने ही देता है, लेकिन अगर किसी के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो इट विल मेक इट पॉजिटिव। ठीक है, दो ही तो कंडीशन हो सकती हैं यहाँ पे मॉड को खोलने की। क्या हो सकती हैं, मान लो हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। हम मान के चलें कि x जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा तो मॉड एज इट इज़ खुलेगा विदाउट एनी साइन चेंज। अगर हम मान के चलेंगे x 0 से छोटा है, तब जब देखो x 0 से बड़ा है तब मेरी इक्वेशन होगी x² + 3x + 2,
और जब x 0 से छोटा होगा तब ये किस तरह से मॉड्यूलस खुलेगा, विद अ नेगेटिव साइन, -3x, तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा, +2 = 0। ठीक है, पहली वाली कंडीशन देखते हैं। देखो रियल रूट्स है, कोई तुक्का मारेगा तो ये मारेगा c, x की 2 वैल्यूज आती हैं, लेकिन मॉड्यूलस आने से चेंज हो गया गेम। ठीक है, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे x + 2 + 1 × x + 2, x + 1 x + 2, x की वैल्यू है -1 -2। क्या ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं? हमने क्या एजम्पशन रखा था पहले कि x को हम मान के चल रहे हैं कि 0 से बड़ा है, x को हम मान के चल रहे हैं, इस कंडीशन पे हमने सॉल्व किया ये, तब हमारी x की वैल्यू आई दोनों नेगेटिव। तो भैया एजम्पशन के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो आप, तो ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, -2x -x + 2, यहाँ से x कॉमन लिया x -2, यहाँ से -1 कॉमन लिया x -2, x -1 x -2, तो आपकी x की 2 वैल्यू आई 1 और 2। अब आप फिर से देखिए हमने एजम्पशन क्या लिया है इसमें, मतलब जो केस लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि x 0 से छोटा है, ऐसा हमने माना, तब x की वैल्यू आ रही है 1 और 2। अरे जब 0 से छोटा है तो 1 और 2 एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है, तो ना तो इस केस में ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी, ना इस केस में सेटिस्फाई कर रही है। और जब ऐसा है तो कोई होशियार प्राणी क्या करेंगे, 2 वैल्यू यहाँ से आई, 2 वैल्यू यहाँ से आई, 4 आंसर लगाएंगे। ये गलती करेंगे, लेकिन एक्चुअल में दोनों केसेस में कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका रियल रूट नहीं आ सकता। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था कि समझ में ही ना आए। इसके बाद नहीं है कोई क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, एंड वी विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू सो मच।